ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पैसे से हमारा रिलेशन क्या है, समझने के लिए हमको क्या करना है। पहली चीज कि हमको अपना थोड़ा सा काम दिमाग से थोड़ा ब्रीथिंग 1-2 मिनट मेडिटेशन जैसा ब्रीथिंग वगैरह करके शांत मन से ये सोचना है कि हमने बचपन कैसे गुजारा है पैसे के साथ। पैसे के अभाव में गुजारा है, बहुत ज्यादा पैसे के साथ गुजारा है, बहुत अय्यासी के साथ गुजारा है, या बहुत लिमिटेड मनी के साथ कैसे गुजारा है। ठीक है। अब जब पैसे कोई चीज खरीदने के लिए जब अपने मम्मी पापा पास पैसे मांगने जाते थे तो क्या बोलते थे, या क्या आप बचपन से ही पैसा कमाना शुरू कर दिए थे, आप पैसे कमा रहे थे वो कैसे किस तरीके से कमाए थे। उन सारी चीजों को सोच के एक थॉट जनरेट करो अपने दिमाग में, और उसके बाद एक पेपर में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखना है। उसका ये क्वेश्चन ये है कि आपको सोचना है कि कल को आप कोई दूसरे शहर में, अनजान शहर में, जहाँ किसी को भी नहीं जानते, आप अचानक से सो के उठे और किसी दूसरे शहर में, अलग शहर में या कोई अलग गांव में हो, जहाँ पे सिर्फ आपका एक सेट जो आप कपड़ा पहने वही है आपके पास, पर्स में कोई भी पैसा नहीं है, हाथ में मोबाइल नहीं है, कोई दोस्त नहीं है साथ में, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई शहर में किसी को नहीं जानते, ऐसी जगह में हो आप। अब आपके दिमाग में क्या बातें आएंगी ऐसे सिचुएशन में, आप क्या सोचोगे उसके बारे में ध्यान से सोचो। आप क्या करोगे? आप जाके किसी मंदिर में जाओगे, कुछ खाने पीने की जुगाड़ करोगे, या कुछ चोरी करने की कोशिश करोगे, या किसी से उधारी मंगोगे, या कुछ मेहनत करोगे, ये सोचोगे कि चलो सब कुछ खत्म, अब जीरो से स्टार्ट करता हूँ और जाके जीरो से फिर से वापस मैं पैसे बना लूंगा। या क्या करोगे? आपको सुसाइड करना का मन करेगा? क्या थॉट आते हैं वैसे सिचुएशन में? उन चीजों को आप ऑब्जर्व करो और एक पेपर में लिखो कि आप एक अनजान शहर में हो, बिल्कुल भी अनजान जगह में हो, जहाँ कोई नहीं जानते, आपके पास ना मोबाइल है, ना पर्स है, ना कोई ऐसी चीज जिसको बेच सकते हो, घड़ी, अंगूठी, सोने वोने का कुछ भी नहीं। जस्ट आप पेयर ऑफ क्लॉथ है, एक जोड़ी कपड़ा है आपके पास, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, आप क्या करोगे? उस चीज को एक पेपर में लिखो। एक स्थिति है। दूसरी चीज है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको सोचना है और लिखना है दूसरे क्वेश्चन के बारे में, वो है आप सोचो कि आपके पास दुनिया की सारी दौलत है, पूरे पैसे हैं, जितना भी संसार में पैसा मिल सकता है, चाहिए आपको उतना पैसा है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, आपके पास बहुत बड़ा घर है, घर में सारी फैसिलिटी है, टीवी, फ्रिज, ऐशो आराम की सारी चीजें हैं, स्विमिंग पूल है आपके घर के अंदर ही, है ना। एक घर नहीं, आपके पास कई घर है, बहुत बड़े बंगलो हैं। आपकी मम्मी पापा के लिए जो भी आपकी इच्छाएं आपने पूरी कर दी ऑलरेडी, उनको बहुत पूरा इंडिया घुमा लिए, इंडिया ही नहीं बाहर भी घुमा लिए, अपने बीवी बच्चों को सब कुछ करा लिए, उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर भी आपके पास इतना पैसा है कि आप नो उसको खर्च नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे उस पैसे के साथ, और अपना आपका लाइफ कैसे होगा? उसको सोच के देखो कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, सारी जरूरतें पूरी हो चुकी है, अब आप क्या करोगे? आपकी लाइफ कैसे होगी उसके बाद? उस चीज को 1-2 मिनट दिमाग में शांति से सोच के देखो और एक पेपर में लिखो। तब आपकी सिचुएशन क्या होगी, आप क्या करना चाहोगे? जब आप इन दोनों एक्सरसाइज को करोगे, दोनों क्वेश्चन के आंसर को लिखोगे, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, कि आपको पता चलेगा कि आप पैसे के साथ जैसा बिहेव करते हो, वैसा आप उस पैसे के साथ बिहेव क्यों करते हो, आपका एक्चुअल नेचर क्या है, आपकी लाइफ में एक्चुअल में आपको करना क्या है, वो चीज आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियस लो। अगर जस्ट सुन के अगर ऐसे ही चलो टाल दोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आप एक्चुअल में जब खाना खा के रात में सोने से पहले लिखने बैठोगे, तो आपके एक्चुअल में आपके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आपका रिलेशन क्या है पैसे से। ठीक है। ये चीजें हो गई। अब उसके बाद जो बेसिक चीजें हैं वो तो हम समझ गए, पैसे का अच्छा क्या होता है, पैसा बुरा क्या होता है, पैसे को कैसे ट्रीट करना है। अब हम एक चीज देखते हैं कि आदमी को जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, हर आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। औकात पता होनी चाहिए मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसका वैल्यू क्या है, उसके पास कितने पैसे हैं आज के डेट पे। अगर आज के डेट पे आप देखोगे कि आपके पास कितना पैसा है, राइट, आप कितने आपके पास पैसे बचे हुए हैं, कितना उधारी है, सब चीजों को देखोगे एक्चुअल मिला के, तो आपको पता चलेगा आपका नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज को हमको समझना है, पहला असेट, दूसरा लायबिलिटीज। इस चार्ट में चलता हूँ जहाँ पे असेट और लायबिलिटीज के बारे में दिखाया है। तो असेट और लायबिलिटीज, असेट उस चीजों को बोलते हैं जो आपको पैसा देती है। जैसे आप, आपके पास कोई घर है जो किराए पे रखा हुआ है, जिसे किराया आता है आपको, तो वो आपका असेट है। आपके पास सपोज एक नहीं दो कार है, और एक कार से आपने किराया दे रखा है किसी को, और वो हर महीने आपको पैसे देता है, तो वो आपका असेट है। ठीक है। जैसे आपके पास कोई जमीन है ना, घर है, सॉरी जमीन है, खेती करते हो जिससे, और उसमें खेती से आपको हर महीने पैसे आता है, तो ऐसी चीजों को हम लोग असेट बोलते हैं जिससे हमको पैसे मिलते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है? ऐसी चीजें जो हमको हमसे पैसे छीन लेती है। जैसे हमने किसी से उधारी ले रखा है, तो हमको उसको इंटरेस्ट पे करना है हर महीने, राइट, ब्याज देना है उसका, तो वो हमारा क्या है, लाइबिलिटीज है। जैसे बैंक, घर लिए है ना, घर लेने के लिए हमने बैंक से लोन लिया है, तो उस बैंक के लोन को छूटने के लिए हर महीने हमको ईएमआई देना है, तो उस ईएमआई को हम बोल सकते हैं कि वो घर हमारा लाइबिलिटीज है। हम घर को असेट नहीं बोलते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक घर है जिसमें आप रह रहे हो, तो वो घर असेट नहीं, लायबिलिटीज है। अगर आपके पास एक नहीं दो घर है, और दूसरे घर से आपको किराया आ रहा है, या कोई बिजनेस के लिए दे रखे हो, तो वो असेट है। ठीक है। तो होप ये चीज समझ में आ गया कि असेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है।
अब जब आप पूरे असेट में से अपना माइनस जो भी लोन देना है आपको उसको हटा देते हो, तो आपको जो मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट वर्थ। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सेल है, जिसमें आप नो असेट और लायबिलिटीज को देख सकते हो, ये वाला, ठीक? ये कैलकुलेटर है, जैसे इसमें आप अपने नो यहाँ पे आपको टोटल असेट दिखाएगा, ये जैसे आपका असेट है, ये लायबिलिटीज है, ठीक है? तो एक्सपांड करोगे तो आपको असेट में क्या-क्या चीज़ें आती है। जैसे आपने कुछ एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ पैसे रखे हैं। आप सपोज़ ईपीएफ एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे रखे हैं, पीपीएफ में रखे हैं, गोल्ड खरीद के रखा है, आपका जो रियल एस्टेट का प्लॉट वगैरह है या ज़मीन है, तो उससे वो जो है आपका असेट है। म्यूचुअल फंड्स हैं, वो आपके असेट्स हैं। अगर आपने स्टॉक में पैसे डाल रखे हैं, तो वो आपका असेट है। इंडिया ने यूएस में, अमेरिका के बाहर के अगर स्टॉक में भी पैसे रखे हैं, तो वो भी प आपके असेट हैं। एफडी जो है आपकी, अगर किसी को कोई एफडी करा रखा है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, तो वो आपका असेट है। ठीक है? फिर बॉन्ड वगैरह खरीद रखे हैं ना, सो दैट इज़ योर असेट। सेविंग अकाउंट में अगर पैसे रखे हैं, दैट इज़ योर असेट। आपके पास फ्लैट है, घर है, लेकिन उस घर में आप रहते नहीं, उसको किराए पे दे रखे हो, तो वो घर जो जिसको किराए पे दे रखा है, वो आपका असेट है। अभी जिसमें रह रहे हो, उस घर को असेट में नहीं गिनना चाहिए हमको। सेम चीज़ अप्लाई होता है कार के लिए। अगर आपके पास कार है और वो कार लोन पे है या उसको आप स्वयं यूज़ करते हो, तो और असेट में मत काउंट करो उसको, दैट इज़ मोर लाइक अ लायबिलिटीज़। यू कैन रिमूव इट फ्रॉम असेट एंड लायबिलिटीज़ बोथ, बट ये मान के चलो कि वो आपका असेट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पैसे आपसे खाएगा, आपको पैसे देगा नहीं। फिर आपके पास अगर कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, तो वो आपका असेट है। इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस अगर आपको लमसम पैसे मिलने वाले हैं उस इंश्योरेंस से, तो उसको असेट मान सकते हो। वरना असेट लायबिलिटीज़ और इंश्योरेंस दोनों असेट दोनों में नहीं आता है, तो उसको अवॉइड कर सकते हो। फिर आपके पास लायबिलिटीज़ क्या-क्या हो सकती है? अगर आपके पास घर है जो लोन पे है, तो उसका जो ईएमआई पे करते हो, तो वो आपका घर जो है लायबिलिटीज़ है। जितना भी लोन है वो आपका लायबिलिटीज़ है। अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, तो वो जो है आपका लायबिलिटीज़ है। अगर कार के लिए अगर आपने लोन ले रखा है, तो वो आपका लायबिलिटीज़ है। बाइक लेने के लिए अगर लोन रखा है, तो वो आपका लायबिलिटीज़ है। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कुछ लैंड वगैरह खरीदने के लिए अगर लोन ले रखा है, तो वो आपका एक लायबिलिटीज़ है। अगर किसी से दोस्तों से उधारी ले रखा है, भले ही उसके लिए आप ब्याज नहीं देते हो, राइट? लेकिन अगर आप दोस्तों से भी अगर उधारी ले रखे हो, तो वो आपका एक लायबिलिटीज़ है। क्रेडिट कार्ड है आपके पास और क्रेडिट का बिल जो है आप हर महीने पे नहीं कर रहे हो। इस महीने का क्रेडिट कार्ड है, सपोज़ उसका 10,000 आपका बिल है, लेकिन 10,000 आपके पास सेविंग में रखे हुए हैं, तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर पिछले 3-4 महीने से 10,000 करके आपने बचा रखे हैं और उसको पे नहीं किया है, तो वो आपका लायबिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें असेट्स हैं जो हमको पैसे देती है, ये सारी चीज़ें हैं जो पैसे लेती है, ठीक है? तो ये पैसे लेती है। अगर आप इसमें से आपके असेट में से लायबिलिटीज़ को हटा देते हो, तो आपका नेट जो वैल्यू मिलता है, वो आपका होता है नेटवर्थ। ठीक है? तो ऐसे हम अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी हमको अपना नेटवर्थ पता होना चाहिए, अपनी औकात जो बोलते हैं ना, अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। तभी हम आगे के लिए टारगेट कर सकते हैं कि आज मेरे पास ₹10 है और मुझे 1,000 कमाना है। तो आप एक माइंडसेट या गोल सेट कर सकते हो। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आज आपके पास कितने पैसे हैं, तो आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, आप कैसे पता करोगे? या आपकी कितनी पैसे की ज़रूरत है, वो आगे वो कैसे पता करोगे? तो मेन चीज़ है कि आपको एसेट और लायबिलिटीज़ पता होनी चाहिए अपनी, और आपको नेटवर्थ पता होना चाहिए। इस एक्सरसाइज़ को, नेटवर्थ कैलकुलेशन एक्सरसाइज़ को हम साल में कम से कम 1 बार और ज़्यादा हर 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने में एक बार का रिपीट कर सकते हैं, कि देख सकते हैं हमारा असेट्स और लायबिलिटीज़ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है? होप नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करना है, असेट और लायबिलिटीज़ क्या होती है, आपको पता चला होगा। आई एम टॉकिंग वेरी लो लेवल, ताकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत बेसिक, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, या जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी लेके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल से बताऊँ। बहुत हाई-फाई लैंग्वेज या बहुत हाई-फाई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। एकदम सिंपल चीज़ों को सिंपल लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर किसी को समझ में आए। बहुत सारे होंगे जिनको आपको ऑलरेडी ये लग रहा होगा, ये सब तो हमको पता है पहले से। ठीक है? फिर आता है बजटिंग। बजटिंग क्या होती है? जो हमारा इनकम है उसको हमको कैसे-कैसे खर्च करना है और कहाँ-कहाँ खर्च करना है। उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग बजटिंग या बजट प्लानिंग। ठीक है? तो जब इनकम आता है, राइट? इनकम एक सोर्स है, इनकम कहीं से भी आ सकता है, आप जॉब से आ सकता है, बिज़नेस से आ सकता है, आप कुछ सर्विस और या कुछ बेचते हो, प्रोडक्ट बना के बेचते हो, तो वहाँ से आ सकता है, राइट? उसके बाद आपका हर महीने का कुछ खर्च होता है। उस खर्च में आपका बिजली का बिल, रेंट, अगर घर लिया हो तो ईएमआई, कार का ईएमआई, बच्चों का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, जो हर महीने आपको खर्च करना ही करना है। उस पैसे को टोटल को देखोगे तो वो होता है आपका एक्सपेंस, और उसके बाद जो बच जाता है दैट इज़ योर सेविंग, राइट? तो बोलते हैं कि पहले हमको बचाना चाहिए, फिर खर्च करना चाहिए। अगर ₹100 आ रहा है तो ₹20 साइड में कर दो और ₹80 पे फिर पूरा सब कुछ घर परिवार चलाओ। ठीक है? तो ये होता है बजटिंग। बजटिंग समझ में आ गया कि पहले से प्लान करना कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, हमारा कहाँ-कहाँ खर्च होने वाला है और हम कितना बचा सकते हैं। इस चीज़ की प्लानिंग करने को बोलते हैं हम लोग बजटिंग। ठीक है? बजटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पॉपुलर जो एक फ़ॉर्मूला है, वो है 50-30-20, 50-30-20 प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। ठीक है? 50-30-20 प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप ₹100 कमाते हो, तो ₹50 अपने हर एक चीज़ें, ज़रूरतों के लिए खर्च करो, और जो ₹30 है अपनी इच्छाओं के लिए, शौक के लिए खर्च करो, और ₹20, कम से कम ₹20 अपने बचाना है भविष्य के लिए।
रिटायरमेंट के लिए या बड़े खर्च के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए या आपको घर लेना है उसके लिए। तो बेसिकली आपका ₹100 है, उसमें से ₹50 आप खर्च करो अभी जो भी ज़रूरतें हैं। ₹30 जो है आप अपनी इच्छाओं के लिए बचा के रखो, अपने शौक पूरे करने के लिए। आपको अगर महँगे कपड़े लेने हैं, महँगे फ़ोन लेने हैं, अगर बाइक लेनी है, कार लेनी है, तो वो ₹30 के अंदर लेनी है या इस ₹30 को इकट्ठा करके बढ़ा के 2 महीने 3 महीने बाद जब उतना पैसा हो जाए तब लेना है। अभी जाके आईफ़ोन लेना है तो अभी क्रेडिट कार्ड पे ले लेता हूँ, बाद में पे कर दूँगा, ऐसा नहीं करना है। हमको क्रेडिट पे नहीं खरीदना है, हमको जब पैसे आ जाएँ तभी खरीदना है। ओके? तो ये चीज़ें देखेंगे नीड, वांट, इन्वेस्टिंग जो होती है क्या होती है। तो एक एक्सेल शीट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेल शीट बताता है जो भी आप अपना सैलरी डालोगे, सपोज़ मेरी सैलरी मान लो 50,000 है, 1, 2, 3 राइट? 50,000 50,000 है तो आप क्या करना पड़ेगा, 25,000 हर महीने आपको खर्च कर कर सकते हो आप। अगर उससे भी कम में अगर सर्वाइव कर सकते हो तो ठीक है। और 15,000 आपको शौक के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, पूर्ति के लिए बाहर घूमने जाना है, खाने जाना है, राइट? तो उन चीज़ों में खर्च कर सकते हो आप 15,000 तक। और 10,000 कम से कम 10,000 आपको आगे के लिए बचाना है। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड नीड, वांट और सेविंग। एक और डायग्राम दिखाता हूँ मैं जिसमें नीड, वांट और उसको एक्सप्लेन किया है, ये वाला स्लाइड। तो इसमें क्या दिखा रहा है, 50% जो है राइट, गोज़ टू योर नीड्स। नीड्स मतलब आपका हाउस का रेंट या ईएमआई, आपका जो आने-जाने का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देना है, आपका ग्रोसरी जो है, राशन-पानी का खर्चा है, सब्जी-भाजी का खर्चा है, राइट? हेल्थ के लिए अगर बीमार पड़ जाते हो कुछ तो उसके लिए कुछ पैसे बचा के रखना है। और जो भी आपका पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल, मोबाइल का बिल, वो सारी चीज़ें आपके नीड के अंदर आती है, जो 50% के अंदर कवर होना चाहिए। ठीक है? 30% में आपका आता है कि आपको अगर बाहर शौक के लिए खाने जाना है, कभी डिनर के लिए या कभी मूवी देखने जाना है या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जानी है, राइट? या कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं भी करोगे तो आपको कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं अपना शौक या एन्जॉयमेंट या वांट्स, राइट? कि जिसको हम 1-2 महीने पोस्टपोन भी कर दें या नहीं भी करें तो भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। डिनर अगर हम घर में ही खा लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, तो हमको अच्छा लगेगा, राइट? कुछ नया खाने को मिलेगा, कुछ नया चीज़ है। तो उस चीज़ों को बोलते हैं वांट। उसके बाद सेविंग, जो भी आपके बच जाते हैं मतलब 20% है, वो आपका स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, जहाँ भी डालना है वो आपका सेविंग होता है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि बजटिंग प्रिंसिपल क्या है और आपको कहाँ-कहाँ, कितना-कितना खर्च करना है, राइट? वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आपके नीड में कितना है, वांट्स में कितना है, सेविंग में कितना है। फिर आपको अगर आप एक्चुअल डालते जाओगे तो आप इसमें से कितना बचेगा वो आपका डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? एक्चुअल कितना खर्च कर रहे हो वो आपको दिख जाएगा। तो ये एक एक्सेल शीट है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक? उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब हम बजट प्लानिंग करते हैं, जब हम अपना खर्च का वो तैयार करते हैं, राइट? कितना खर्च करना है, ये कहाँ पे खर्च करना है, तो उसमें हमको 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट जो हमको याद रखनी है। सपोज़ हम ₹100 कमा रहे हैं, राइट? तो ₹100 को 3 भाग में ऐसे बाँटना है कि एक ₹70 और उसमें से 3 10-10% राइट? 10% 10% 10% 10% को अपने ऊपर खर्च करना है। अपने ऊपर खर्च करना इन द सेंस कि अपने स्किल को कुछ नया सीखने के लिए, जैसे ट्रेनिंग अटेंड करते हो या कुछ अलग ट्रेनिंग अटेंड करते हो या कुछ नया चीज़ जाके ट्रेनिंग सीखते हो, नया स्किल सीखते हो, जिससे हो सकता है आपको बाद में प्रॉफ़िट हो या आपके करंट जॉब में बेनिफिट हो। ऐसा कुछ करने के लिए 10% को रखो या उस पैसे को इकट्ठा करके 10-10% जो भी बचता है, राइट? उसको इकट्ठा करके आगे शायद आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्टअप या कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट कर सको, जिससे आपको पैसे आएँ। अगला 10% को क्या करना है आपको, किसी और को दे देना है, उस पैसे को। और उस पैसे को जब डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो ₹10 है या 10% है, उसको किसी को दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को दे दो और वो बंदा आपके लिए पैसा जनरेट करेगा। जैसे म्यूचुअल फंड खरीद लिए, तो आपने म्यूचुअल फंड में 10,000 डाल दिया और म्यूचुअल फंड का मैनेजर जो है उसको इन्वेस्ट करेगा और आपको हर महीने कुछ पैसे बना के उसपे देगा। तो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। तो 10% लगभग आपको इस टाइप के कुछ पैसिव इनकम के लिए देना है। और उसके बाद फिर 1 से लेके 10% तक, 10% आइडियल होता है। लोग बोलते हैं कि अपने टोटल इनकम का 10% आपको डोनेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप उतना नहीं कर सकते हो, तो 1% से लेके 10%, 1%, 2% जितना भी हो सके, आप ऐसी चीज़ों पे डोनेट करो जिस पे आप बिलीव करते हो। जो भी कॉज़ के लिए आप बिलीव करते हो, जैसे आपको ऑर्फनेज में देना है, किसी अनाथ आश्रम में देना है, किसी वृद्धाश्रम में देना है, मंदिर में देना है, चर्च में देना है, जहाँ भी देना है, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद जहाँ भी देना है, राइट? जो चीज़ आप बिलीव करते हो, जो चीज़ होना चाहिए लगता है, जिसके लिए आपको तकलीफ होती है, राइट? उस चीज़ के अच्छे के लिए वो पैसा आप दे सकते हो। सपोज़ आप इस Is this स्थिति part of 30% सॉरी wants? Is this a part of 30% that you're talking? आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल सैलरी, टोटल इनकम, मंथली इनकम। Oh, एंड okay. नाउ यू फिट इन वेयर यू वांट टू पुट योर दिस अमाउंट। सो जैसे मैं जो 10% है अपने सैलरी का 10% मैं अपने वांट पे
कैटेगरी में रखता हूँ, जो अपना मैं एक्टिव Okay. इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे उस पैसे का मैंने क्या किया था, जैसे आज से 5 से 7 साल पहले की बात बताता हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था बजटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना, तो मैंने 10-10 हज़ार इकट्ठा करके करीब 35-40 हज़ार इकट्ठा किया 3-4 महीने, और एक ट्रेनिंग है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पे, तो वो 35-40 हज़ार की ट्रेनिंग मैंने 2017-18 में ली थी। अगर एक बार मुझे कोई Okay. 35-40 हज़ार बोलता देने के लिए, तो आज भी अगर कोई बोलेगा एक साथ 35-40 हज़ार देने के लिए, तो मैं नहीं दे पाऊँगा, और शायद दे पाऊँगा पर लूँगा नहीं उसको। लेकिन चूँकि मैंने इकट्ठा करके रखा था और मुझे मान के चल रहा था कि इस पैसे से मुझे कुछ सीखना है, तो इसलिए मैं वो पैसे दे पाया और उस चीज़ को सीख पाया, और आज कई लोगों को सिखा रहा हूँ। ये मेरा 8वाँ या 10वाँ बैच है जिसका ये मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिसमें आप लोग हो, राइट? तो ऐसी चीज़ों के लिए आप खर्च कर सकते हो। और और जैसे मैं डोनेशन को क्या करता हूँ, 10% जो मेरे डोनेशन का पार्ट है, जैसे मैं सिप से जुड़ा हूँ और मैं निमहांस से जुड़ा हूँ, राइट? तो मैं जैसे 2 चीज़ें मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा एक डॉटर है जो 4 साल की है, और मैं मानता हूँ कि भगवान की बहुत कृपा है कि मेरा जो बच्चा है हेल्दी है, किसी प्रकार की उसको डिफ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं है, डेवलपमेंट इश्यूज़ नहीं है। आज वो एक स्वस्थ बच्चा, हेल्दी बच्चा होना भी बहुत चैलेंजिंग है। तो मेरे को मतलब भगवान ने एक अच्छा स्वस्थ बच्चा दिया है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे फ़ील्ड जिसमें लोग मतलब ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो इस संस्था, जिसमें हेल्दी बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं निम्हांस में डोनेट करता हूँ। और सेम चीज़ है कि जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि मेंस इश्यू पे, कि मेंस के लिए आज सुनने वाला कोई नहीं है, राइट? बहुत सारे वुमेन्स एनजीओज़ हैं, पर मेन एनजीओज़ नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ़ को डोनेट करता हूँ। तो ये मेरे 2 मेन कॉज़ हैं जहाँ मैं डोनेट करता हूँ, और मैं जो स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ से पढ़ाई-लिखाई की मैंने, वहाँ पे मैं अपने गाँव के, उस गाँव के विलेज में साल में जो भी है 15 अगस्त या 26 जनवरी में जो 10वीं 12वीं के अच्छे बच्चे होते हैं, उनको कुछ प्रमोशन या मोटिवेशन के लिए कुछ डोनेट करता हूँ। तो जो भी आप कॉज़ बिलीव करते हो, मैं ये करता हूँ करके दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एज़ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि आप अपने जो बिलीव है, अपने जो कॉज़ जिस पे बिलीव करते हो, उस पे डोनेट कर सकते हो, और इसको मैं अपने नीड में रखता हूँ। तो इट डिपेंड्स, और ये पैसिव इनकम वाले को मैं अपने सेविंग में रखता हूँ। तो इट डिपेंड्स वेयर यू वांट टू फिट इन, बट ट्राई व्हेन यू आर प्लानिंग, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, तो ये 3 चीज़ों के लिए अलग से पैसे एलोकेट करो, और उसको कौन सी कैटेगरी में फिट करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ क्या रखना चाहते हो। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। और इन्वेस्टिंग के बारे में जानने से पहले एक और एक्सेल शीट मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ टू बजट। तो ये एक है, जैसे आप जो भी आपकी एंडिंग सैलरी है, तो आपको बताएगा कि ये आपका जैसे 5 लाख साल का अगर सालाना पैकेज 5,000 है, तो आप उसमें मंथली कितना कर सकते हो? अगर आप 5 को डिवाइड करोगे, 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 12, तो आपको करीब 40,000 मिलता है, राइट? 40,000 आपकी सैलरी आएगी ऑन हैंड। तो 40,000 में से 20,000 आप अपने नीड में खर्च करोगे, 12,000 वांट्स में खर्च करोगे, 8,000 के करीब इन्वेस्टमेंट में खर्च करोगे। तो ये एक है, और नीड और वांट्स में क्या-क्या आएगा वो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे, कि आपको टोटल 20,000 मिलेंगे, और उसको कहाँ-कहाँ खर्च कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे आपको बताएगी ओवर बजट हो, अंडर बजट हो, ऐसे। ये ईयरली वो बता रहा है, ठीक है? ये मंथली खर्च करोगे, तो आपका ये यहाँ पे बताएगा कि कितना आपका आ रहा है। वांट्स के लिए भी वैसे ही बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। ये वाला शीट आगे मैं बताऊँगा जब अपन और बात करेंगे। तो आपको एक क्लियर, थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि नीड, वांट्स क्या होते हैं और हमको कितना खर्च करना है। और इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते हैं, तो अपने को हमको शायद एक और ब्रेक पे जाना पड़ेगा 10 मिनट बाद, क्योंकि 10 मिनट में सब कुछ कवर नहीं होगा, और बहुत सारी प्रैक्टिकल और अच्छी चीज़ें अभी बची हुई है। तो विल टेक अनदर ब्रेक आफ्टर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट, ओके? तो ये चीज़ें समझ में आ गया कि पैसिव इनकम और आपको एक्टिव इनकम और डोनेशन पे एलोकेट करना है, ठीक है? और एक चीज़ जो हम अभी कवर कर सकते हैं, कि हमको इन्वेस्टिंग या इन्वेस्ट करने से पहले जो 20% है, अभी हम बात कर रहे हैं, जो 20% हम बचा रहे हैं, राइट? अपने से सैलरी से, वो 20% का क्या करना है? उसके बारे में बात करेंगे, और उसको स्टार्ट करने से पहले हमको क्या-क्या चीज़ों को जो है ध्यान देना है। तो सॉरी, गिव मी अ मिनट। तो इन्वेस्ट करने से पहले, हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले यही करना है हमको, कि पहले तो लोन, हम चाहें तो आइडियल सिचुएशन तो है कि हमारे पास कोई लोन ना हो, लोन ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन कुछ लोन है जो हम अवॉइड नहीं कर पाते, या लेना ठीक है, चलता है। जैसे एजुकेशन लोन है, राइट? एजुकेशन लोन लिया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक इन्वेस्टमेंट है जिसका बाद में आपको बेनिफिट होगा। दूसरा चीज़ है होम लोन। एज़ अ मिडल क्लास फैमिली, अपर मिडल क्लास फैमिली, एक साथ हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि 50 लाख, 1 करोड़ का घर हम एक साथ ले पाएँ, राइट? तो ऑब्वियसली हमको लोन पे जाना पड़ता है। तो होम लोन इज़ ओके, एजुकेशन लोन इज़ ओके, होम लोन इज़ ओके। होम लोन जब लेते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट कर दें, और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर लें। ऐसा ना करें कि हमारी लेने की औकात है 1 बीएचके, और हम जाके ले रहे हैं 3 बीएचके। हमारा बजट है 25 लाख का, और हम घर ले रहे हैं 1 करोड़ का। तो ऐसे ओवर बजट नहीं जाना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर लेना है, और उसमें लोन लेते हैं, दैट इज़ ओके। तो 2 टाइप के ही लोन लेना ठीक है। एक तीसरा लोन है जो आप मतलब ले सकते हो, जैसे कोई बिज़नेस खड़ा करना है आपको, या किसी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बिज़नेस लोन ले रहे हो, दैट इज़ आल्सो ओके। बाकी इन 3 लोन को छोड़ के, एजुकेशन, होम लोन एंड बिज़नेस लोन, आपको और कोई लोन नहीं लेना है। अगर आपको फ़ोन खरीदना है, या लैपटॉप खरीदना है, या बाइक खरीदनी है, या कार खरीदनी है, तो कोशिश करो कि जैसे बाइक या कार खरीदना, आप सेकंड हैंड खरीद लो अगर अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो। इवन आपको जो अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, राइट? सपोज़ आप कार लोन लेना चाहते हो, कार लोन का ईएमआई आ रहा है 20,000,
तो आप एक काम करो कि नो, जो भी आपका प्लान है, आपका 10 लाख का कार लेने का प्लान है, तो आप कोशिश करो कि एक सेकंड हैंड कार ले लो 3 से 5 लाख में, और जो 10,000 20,000 जो आपका ईएमआई आ रहा था उसको सेव करना शुरू करो, और तब तक की इस कार को चलाओ, और जब आपके पास वो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आप एक हाई एंड कार ले सकते हो। तो ऐसे प्लानिंग करना है हमको, कार लोन, फोन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड से लोन, इस टाइप के लोन को बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। फिर इंश्योरेंस के बारे में स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा-सा बात किया था। सेम चीज़ हमको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है, और अपने परिवार के लिए लेना है, तो पेरेंट्स के लिए अलग लेना है, अगर उनके पास नहीं है अलग से। अगर सपोज़ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, तो माँ-बाप ऑलरेडी कवर होते हैं उसमें। अगर रेलवे वगैरह में काम करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर आपको मेडिकल मिलता है, तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, उसको कंसीडर कर सकते हो कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। कॉर्पोरेट में अगर वो प्राइवेट जॉब में हो तो उसको आप कंसीडर मत करो, क्योंकि प्राइवेट जॉब का जो इंश्योरेंस है तभी तक है जब आप जॉब में हो। जैसे ही आप जॉब छोड़ते हो या चेंज करते हो, तो आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप एक अलग से इंश्योरेंस लेके रखो अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो। ठीक है? और जैसे आयुष्मान भारत, राइट, अभी इंडिया में गाँव-वाँव में प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है उसको बना के रखो। अगर आप गाँव, विलेज या टियर 2 टियर 3 सिटी में रह रहे हो, तो कोशिश करो कि वो कार्ड बना के रखो, रेडी रखो। उसका अमाउंट भी शायद 5 से अभी 10 लाख करने वाले हैं, दैट इज़ गुड अमाउंट। और उसमें आपको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं, बल्कि आप प्राइवेट में भी जाके वो कार्ड दिखा के इलाज करा सकते हो। तो कोशिश करो कि आप, अगर बहुत सारे लोग हैं इस ग्रुप में जो लोग लोअर बैकग्राउंड से हैं और गाँव वगैरह में भी रहते हैं, तो आप कोशिश करो कि वो आयुष्मान भारत वाला लेके रखो। एलआईसी मत लेना, कभी मत लेना, एलआईसी नहीं लेना। जो ग आपको बोलता है ना कि आज एलआईसी ले लो, 5 साल बाद, 10 साल बाद पैसे डालोगे, आपको पैसे डबल होके मिलेंगे। ऐसे स्कीम में नहीं जाना है आपको, सीधा अगर इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस लो, चुपचाप लो। 500 700 में आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा, और आपको आराम से 1 करोड़, 1.5 करोड़ का कवर मिल जाता है उसमें। भले ही आपको जो भी 500 700 1000 1500 दोगे, वो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। उसी को अगर आप एलआईसी लोगे, तो एलआईसी में जो एंडोर्समेंट प्लान, एलआईसी मतलब एंडोर्समेंट की प्लान की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको बाद में पैसे मिलेंगे। उसमें आप सेविंग करते-करते थक जाओगे, और उसमें मिलेगा लास्ट में कितना, 5 लाख। तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं। उसमें 5 से 6 से 8% रिटर्न मिलेगा, उतना तो महँगाई बढ़ जाती है, महँगाई खा जाती है उतना पैसा। तो कभी भी एलआईसी नहीं लो। अगर आपके पास एलआईसी है, तो एक बार कैलकुलेट करके देखो कि कितना आपको प्रीमियम देना है, कितना आपको और बाकी है, और हो सके तो ब्रेक करा लो। मेरे पास 2 एलआईसी थे, मैंने दोनों एलआईसी ब्रेक करा लिया है, जब मेरे को ये चीज़ें समझ में आई। ठीक? पर मैं डिसेंट अमाउंट में कराया था, मुझे ठीक-ठाक मेरा रिटर्न मिल गया था। तो आप वो चीज़ आप कैलकुलेट करके रखो, जब लास्ट आ गया एकदम, तो उसमें जाके आपको नो ब्रेक नहीं करना है कि विजय बोला तो ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना है, ऐसा नहीं है। आप कैलकुलेट करो थोड़ा, नो, या किसी से डिस्कस करो, फाइनेंशियल एडवाइज़र जिससे भी है, और देखो कि कितना प्रीमियम का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद। फिर आ गया इमरजेंसी फंड। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड की बात कर रहे थे हम लोग, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड 3 महीने मिनिमम का होना चाहिए। जैसे आपका महीने का खर्च जो बजट प्लानिंग में जैसे बोल रहे थे ना, नीड कैटेगरी में आपका नीड अगर 50,000 का है, तो कम से कम 1.5 लाख का आपके पास सेविंग होना चाहिए। इस पैसे को आपको स्टॉक मार्केट में या कहीं उसमें नहीं डाल के रखना है। इसको नॉर्मल कुछ परसेंट को आप अपने सेविंग में रख सकते हो, कुछ पैसे को आप नो एफडी में रख सकते हो। और आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो, अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आपके नीड में एक पोर्शन होना चाहिए जो इमरजेंसी फंड की ओर जाए, और हर महीने उतना पैसा बचा के इमरजेंसी फंड में आपको डालना है। और धीरे-धीरे उसको 3 महीने से लेके साल भर तक के एक बफर आपको बना के रखनी है। ठीक है? और उस बफर में आप, अगर आपका साल भर का बफर बन गया है, तो 20% को आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, और बाकी के 70-80% को आप ना किसी एफडी वगैरह में, लो इंटरेस्ट, जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 6% 7% मिलता है, ऐसी जगह रखो, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस पैसे को निकाल सको, ऐसी जगह रखना है। ठीक है? इन 3 चीज़ों को कन्फर्म करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए कभी लोन-वोन नहीं लेना है अपने को कि पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है? इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग पता नहीं कवर हो पाएगा कि नहीं, 3 मिनट है, तो उसको हम अगले सेशन में ले सकते हैं। उससे पहले इन्फ्लेशन के बारे में अगर मैं कवर करता हूँ, थोड़ा-सा एक बताया था, राइट, कि जब अपन कॉलेज में था, जैसे हम पानी बॉटल का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, राइट? जब मैं कॉलेज में था तो पानी बॉटल ₹10 का आता था, आज ₹20 हो गया, हो सकता है अगले 5 साल में वो 25 से ₹30 हो जाएगा। सेम चीज़ है कि जैसे मैं कॉलेज में था तो चाय में जाके हम जो सामने कॉलेज के सामने छोटे जो ठेले बोलते हैं ना, छोटे से शॉप, चाय टी शॉप होता है, जिसको ठेला या टपरी बोलते हैं, वहाँ पे चाय पीते थे तो 1.5 से ₹2 में हमको चाय मिल जाता था। जब कॉलेज स्टार्ट किया था ₹1.5 मिलता था, जब तक पास आउट हुए, उस टाइम फाइनल ईयर तक के वो नो करीब ₹2 मिलता था, जो एनआईटी रायपुर के सामने जो ठेले हैं, राइट? वहाँ पे। तो तो वो आपको ₹2 में चाय मिलता था, लेकिन अभी जाओगे वहीं पे, तो चाय की कीमत 10 से ₹12 है आज। तो जो ₹2 से लेके ₹10 हुआ है, जो महँगाई बढ़ी है, इस महँगाई के बढ़ने की दर को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये जो है हमारे पैसे को हमेशा कम करता है, और हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या सेविंग की बात करते हैं, तो हमको ऐसी जगह सेव करना है हमारा पैसा, जहाँ कम से कम हमको इन्फ्लेशन से को तो बीट करना ही है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन 6 से 7% है, 5 से 6% है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमको 6 से 8% का रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है? और कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग वो चीज़ होती है, जैसे आपने बैंक को पैसे दिए ₹100,
और उसमें 6% का आपको एफडी मिला, इंटरेस्ट रेट मिला, तो 1 साल बाद वो बैंक आपको ₹106 देगी। फिर अगर उस ₹106 को वापस बैंक में डाल देते हो, तो आपको फिर से कितना मिलेगा? ₹6 उसका हो गया और 6 छके 36, तो करीब ₹12.35 कुछ अगले साल मिलेगा। फिर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो पूरे ₹112.35 को, तो फिर उसपे आपको 6% का मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसपे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र धन, राइट? मिश्र ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्र ब्याज बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है और इसका इम्पैक्ट जो है 10 साल बाद दिखता है। हम और बात करेंगे इसको ब्रेक के बाद, एक ब्रेक पे जाएँगे 10 मिनट्स का, और उससे के बाद वापस आके हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे। देन हम लोग बुक की कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम लोग असेट्स देखेंगे, अलग-अलग असेट जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, उसका देखेंगे। लोगों का नॉर्मल क्या बिहेवियर होता है, वो देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग और कुछ एक्सेल शीट है जो मैं कवर करके आपको इस एक्सेल शीट को बताऊँगा एक्सप्लेन करके, कि आप नॉर्मल अपने जॉब लगने के 10 साल में इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद नहीं करोगे तो कितने करोड़ आप बना सकते हो।